ओके, तो प्रीवियस वाले इस वीडियोस में हमने ये सीखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैंने बताया था उसमें। तो आज का ये टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्यों बनाया गया था, उसका प्रिंसिपल क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने से पहले मैं प्रीवियस जो क्लासेस में तुमको बताया था कि नहीं, एक बॉडी को यदि हम चार्ज प्रोवाइड करें तो जैसा जैसा तुम एक बॉडी हमारे पास में बस 10 मिनट डिस्कशन कर देता हूं। एक बॉडी है, अभी न्यूट्रल बॉडी है मान के चलो। यदि मैं इंफिनिटी से एक चार्ज, स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज को मैं यहाँ पे लाके डिपॉजिट किया तो हल्का मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि किसी बॉडी में चार्ज आ जाने से वो आसपास का रीजन को मॉडिफाई करता है और एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये फील्ड इनफाइनाइट तक फैले रहेगा। ओके, पहले बार में जब चार्ज को मेरे को यहाँ पे डिपॉजिट करना था उस समय मेरे को उतना इफर्ट देना नहीं पड़ा था, लेकिन जब दूसरा बार में मान लो मेरे को और कुछ चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट करना इस बॉडी में, तो डेफिनेटली हम ऐसा मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी से चार्ज को ला करके इसको दिया जा रहा है। तो मान लो फर्दर मैं एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी डीक्यू चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो इन्फिनिटी से यहाँ पे मैं यहाँ तक ला करके इस बॉडी में डालने वाला हूँ चार्ज को। अब हम जान रहे हैं कि पहले बार में तो ये बॉडी कोई रिजेक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरे बार में जब चार्ज डीक्यू को बहुत स्मॉल क्वांटिटी चार्ज को ला रहा हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज होने के कारण इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये डीक्यू चार्ज के ऊपर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स काम करेगा। बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यदि कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल का फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू। तो क्योंकि यहाँ पे डीक्यू चार्ज है तो मैं शॉर्ट में से समझने के लिए लिख दे रहा हूँ E इंटू डीक्यू। बहुत वीक फोर्स इसके ऊपर काम करेगा और यही फोर्स के अगेंस्ट में हम चार्ज पार्टिकल को उठा के हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो क्योंकि बहुत वीक फील्ड है, वीक फील्ड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक स्मॉल ही चार्ज जमा हुआ है तो डेफिनेटली वीक फील्ड बना रहेगा। तो वीक फील्ड में फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम रहा होगा तो कम ही वर्क डन करके कम अमाउंट का फोर्स के अगेंस्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर में, और डीक्यू के ऊपर कम फोर्स अप्लाई होने के कारण, कम फोर्स होने के कारण हमको कम फोर्स हमको भी बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा और ला करके चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, मान लो ये चार्ज को मैंने फर्दर जमा कर दिया तो धीरे धीरे करके इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका स्ट्रेंथ भी, आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पहले के कंपैरेटिवली जरा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मान लो फर्दर में डीक्यू चार्ज को मैं लाना चाहता हूं तो जैसा जैसा चार्ज को मैं लाते जा रहा हूं और यहाँ पे जमा करते जा रहा हूं, फर्दर मेरे को चार्ज को यहाँ पे जमा करने में धीरे धीरे दिक्कत होना शुरू हो जा रहा है। बिकॉज जैसा जैसा चार्ज को यहाँ पे ला के यहाँ पे रखना चाहूंगा तो डेफिनेटली मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करके यहाँ पे लाना पड़ रहा है और यहाँ पे जमा करना पड़ रहा है। तो जितना अमाउंट का वर्क डन करके इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा करके बॉडी में डाला जा रहा है, मान लो बॉडी का नाम मैं ए ले जाता हूं या बॉडी का पॉइंट ए है, तो जितना अमाउंट का वर्क डन करके इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके बॉडी में डाला जा रहा है वही वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। मतलब यदि हम इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लाए एक पॉइंट तक तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जितना वर्क डन किए हैं वहां इन्फिनिटी से वो पॉइंट तक लाने के लिए, डिवाइडेड बाय जो चार्ज को लाए हैं, तो वो फील्ड के अंदर वो पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा। लेकिन चार्ज को हम पूरा बॉडी के ऊपर लाके रख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली बॉडी का पोटेंशियल बताएगा। यदि मैं इन्फिनिटी यहाँ पे लाके रखता, फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट में लाके चार्ज को रखता तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए जितना हमने वर्क डन किया रहेगा डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू। यहाँ पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, कोई पॉइंट का पोटेंशियल तुमको यदि नापना है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करके तुमको चार्ज को लाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय जितना चार्ज को, वो वर्क डन का वैल्यू डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू कर देंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन हम चार्ज को ला करके बॉडी के ऊपर जमा कर रहा हूं सॉरी बॉडी के ऊपर जमा कर रहा हूं, मतलब फील्ड के ऊपर में, कौन सा, बॉडी के ऊपर में जमा करने के कारण, मतलब जितना अमाउंट का वर्क डन करके चार्ज को फील्ड के ऊपर में या बॉडी के ऊपर में मैं रख रहा हूं वही वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मतलब जैसा जैसा चार्ज को जमा करते जाएंगे ये बॉडी का भी पोटेंशियल धीरे धीरे क्या बढ़ते जाएगा, क्योंकि चार्ज लाके यहाँ पे जमा किया तो ये पॉइंट का कुछ पोटेंशियल बढ़ा, वैसे चार्ज ला के मैं यदि इन्फिनिटी से यहाँ पे जमा करते जाऊंगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इस बॉडी का पोटेंशियल रेज करना शुरू बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान देने का चीज है, जैसा जैसा चार्ज यहाँ पे जमा होते जाएगा
मतलब बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ने के कारण वो आसपास में अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाना शुरू कर रहा है। जैसे चार्ज आएगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हो ही रहा है। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बनाना शुरू करेगा तो फर्दर चार्ज को डिपॉजिट करना हमको बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले वीक फील्ड था, उसीलिए कम वर्क डन करके भी जमा हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज एक्यूमुलेट कर जमा करते जाना बॉडी के ऊपर में, वैसा वैसा वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा और वही स्ट्रॉन्ग फोर्स के अगेंस्ट में हमको क्या करना, उतना ही फोर्स अप्लाई करके चार्ज को यहाँ पे लाके जमा कर रहे हैं। जहां पे चार्ज को जाके जमा किया जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वर्क डन जितना किए हैं डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, मतलब धीरे धीरे करके चार्ज को यहाँ पे जमा करते जाएंगे, दैट्स वाई धीरे धीरे करके इस बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। जहां पे आगे चार्ज रहेगा वही पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा ना। तो इन्फिनिटी से चार्ज को लाया हो यहाँ तक बॉडी के ऊपर तक, तो बॉडी के ऊपर तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया था डिवाइडेड बाय चार्ज का वैल्यू जो चार्ज को लाया गया है, तो वही पोटेंशियल बताएगा। धीरे धीरे करके बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे चार्ज जमा हो रहा है वैसा वैसा बॉडी का पोटेंशियल ही बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे करके वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते जा रहा है। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा कि हमको चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट करने में हमको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा हैवी वर्क डन करने के बाद में यहाँ पे चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, मतलब जमा होगा। लेकिन एक लिमिट के बाद से यदि हम बहुत ज्यादा वर्क डन करके हम चार्ज को लाएंगे यहाँ पे, तो इन दैट केस हम लोग वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल ये होता है, वर्क डन बाय चार्ज को हम पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को ओनली पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब जैसे जैसा बॉडी में चार्ज जमा होते जाएगा, यहाँ पे चार्ज में बॉडी में रहने वाला चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होना शुरू करेगा, बहुत ज्यादा हैवी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जैसा जैसा चार्ज जमा करते जा रहे हैं, वर्क डन आते जा रहा है, चार्ज जमा करते जा रहा है, रिपल्सन के खिलाफ वर्क डन करते चार्ज को यहाँ पे बहुत सारा चार्ज जमा कर दिया मान के चलो। एक समय आएगा जिसके बाद में हमको बहुत ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स मिल रहा होगा। यदि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा मिलेगा तो हमको ज्यादा ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट करने से क्या होता है, वर्क डन होता है। और वही वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसके बारे में डिटेल समझाया हूं, तो बस खाली इतना बता देता हूं कि चार्ज जैसा जैसा यहाँ पे जमा होगा वैसा वैसा इस बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। एक लिमिट हो जाने के बाद से फर्दर हमको इतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ये फील्ड के खिलाफ, क्योंकि जान रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज जमा होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतना ही ज्यादा हमको क्या करना, फोर्स महसूस होगा चार्ज को। और जितना ज्यादा फोर्स महसूस होगा उतना ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करके चार्ज को जमा करना पड़ेगा। मतलब वो चार्ज के ऊपर में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और वो चार्ज जाके जमा बॉडी के ऊपर हो रहा है, मतलब बॉडी का भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। तो एक लिमिट के बाद से जब इधर से मैं डीक्यू चार्ज जमा करूंगा, यहां से बॉडी डीक्यू चार्ज बाहर रिलीज कर देगा। एक लिमिट के बाद में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तब हम मैं जान जाऊंगा कि उसके बाद से चार्ज लेने से चार्ज बॉडी से लीकेज हो रहा है, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अरे इस बॉडी का लिमिटेशन आ गया, मैं इसके बाद से और इसमें चार्ज को स्टोर और नहीं किया जा सकता, बस हो गया। तो मैं बोलूंगा इस बॉडी का कैपेसिटी इतना ही चार्ज रखने का है जितना चार्ज मैंने जमा किया रहेगा तब तक, क्योंकि उसके बाद जितना भी चार्ज दूंगा उतना चार्ज लॉस हो जा रहा है। मान लो मैं बॉडी में 10 कूलम चार्ज जमा कर चुका हूं, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दे रहा हूं, तो उतना चार्ज बॉडी से रिलीज हो जा रहा है। दैट मीन्स इससे ज्यादा और चार्ज और इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता, इतना ही उसका कैपेसिटी है बॉडी का, इससे ज्यादा और चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। तो हमने ये सीखा कि एक बॉडी में जब हम चार्ज जमा करते हैं तो जमा करते जाएंगे तो बॉडी का क्या होते जाएगा, डेफिनेटली बॉडी में चार्ज जमा करेंगे तो चार्ज जमा करते जाएंगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। मतलब चार्ज ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। और फाइनली क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया तो कांस्टेंट जोड़ना पड़ता C into V, that is Q equal to C into V. Here C is the proportionality constant and it's called the capacitance of the body. ये बॉडी हुआ कैपेसिटेंस कितना है, बॉडी कितना अमाउंट का चार्ज को अपने में स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से एक नया प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने इसको बताया था, 5 मिनट डिस्कशन कर दे रहा हूं क्योंकि यदि याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो इस तरह से हर बॉडी, दुनिया में हर बॉडी अपने में कुछ अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकता है। एक लिमिट का चार्ज लेने के बाद से फिर उससे लीकेज होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्दर और उसमें चार्ज जमा नहीं कर सकते और वो हो गया उसका कैपेसिटी इतना ही है, इससे ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। तो हर बॉडी में इसी तरह का चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से लीकेज होना शुरू हो जाता है। लीकेज होने से पहले तक का जितना बॉडी में चार्ज जमा किया जा सकता है वही उसका कैपेसिटी
होता है। यूनिट डायमेंशन सब ऑलरेडी बता के रखा हूं, मैं खाली जस्ट एक आइडिया देना चाहता था, भूल भाल गए रहे तो। ओके, अब सवाल यह है कि हम समझ गए कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने लायक होता है विदाउट लीकेज ऑफ चार्ज। चार्ज को लीकेज नहीं होना है। अब मैं तुमको समझाता हूं कि बॉडी से चार्ज लीक कैसा होता है, इसको समझेंगे जरा देर में। लेकिन उससे पहले हम जरा सा 5 मिनट डिस्कशन करते हैं कि हमारा ये कैपेसिटी, ये जो प्रॉपर्टी हमने देखा कि कोई बॉडी में चार्ज को जमा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के बाद में दिमाग में आया कि हमको बहुत सारा ऐसा डिवाइस भी जरूरत पड़ते हैं। जैसा मैं पंखा का एग्जांपल लेता हूं, तो पंखा वाला केसेस में क्या होता है कि जो हमारा घर में करंट आता है, करंट का सप्लाई होता है अप्रोक्सीमेटली 5-6 एम्पियर के आसपास आता है। ठीक है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है वो अप्रोक्सीमेटली 5-6 एम्पियर का करंट होता है। और लेकिन हमारा पंखा को स्टार्ट करने के लिए जस्ट उसको, क्योंकि अभी तो रेस्ट पड़ा हुआ है, उसको जस्ट स्टार्ट करने के लिए एक काफी ज्यादा पावर उसको रिक्वायरमेंट रहता है, या काफी ज्यादा एक प्रकार का टर्क का रिक्वायरमेंट होता है। और ये हैवी टर्क जो रहता है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली करंट का रिक्वायरमेंट होता है 50 से 60 एम्पियर का करंट का रिक्वायरमेंट होता है। वो बहुत सडन, देखो हमारा जो पंखा है वो रेस्ट पड़ा हुआ है, अचानक से मेरे को क्या करना, उसको ऑन करना, चलाना है। तो चलाने के लिए उसको सडनली उसको रोटेट कराने के लिए काफी ज्यादा टर्क का रिक्वायरमेंट होता है। और इतना हैवी टर्क, उतना बहुत ज्यादा टर्क के लिए क्या चाहिए रहेगा, करंट का रिक्वायरमेंट। क्योंकि हमारा पंखा का जो काम करने का तरीका है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू से होता है। मतलब करंट देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके माध्यम से हमारा ये काम करता है। मतलब मैग्नेटिज्म और करंट ये कंसेप्ट को यूज करके ये इसका काम होता है, इसका प्रिंसिपल है। इसके बारे में डिस्कशन जब मैग्नेटिज्म होगा तब पढ़ेंगे। मतलब इतना जानते रहो, करंट जाएगा तो उसमें टर्क क्रिएट होगा। अब उसको टर्क क्रिएट, जस्ट रोटेट कराने के लिए जो टर्क का वैल्यू चाहिए रहता है, वो टर्क का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उस टर्क को जनरेट करने के लिए जितना करंट का रिक्वायरमेंट होता है, करीबन 50 से 60 एम्पियर का अमाउंट का करंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन सप्लाई हमको 5 से 6 एम्पियर का हो रहा है, लेकिन उसको रोटेट करने के लिए चाहिए 50 से 60 एम्पियर। इतना हैवी करंट लाएंगे कहां से, क्योंकि सप्लाई तो कंटेनर सभी के लिए बराबर ही रहेगा। तो ये जब प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, किसी बॉडी में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है एक लिमिट तक, तो तब साइंटिस्ट लोग दिमाग में आ रहे क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि ये फैन के साथ अटैच कर दिया जाए, या इसी तरह का जहां जहां हमको रिक्वायरमेंट है कि हैवी करंट का अचानक से दरकार है, तो वैसा डिवाइस में ऐसा क्यों ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाए जो कि अपने में काफी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए। और जब बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा, जब हमको दरकार पड़ेगा, तो अचानक से वो चार्ज को रिलीज कर दे। अचानक से चार्ज जब रिलीज करेगा एक बार में, तो बहुत ज्यादा हैवी करंट का फ्लो होगा, बहुत ज्यादा चार्ज एक बार में जाएगा। तो हम लोग करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कितना चार्ज आएगा कितना टाइम में, क्योंकि उसने अपने में चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है और अचानक से सारा चार्ज को रिलीज कर दिया, तो बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा वायर में और बहुत स्मॉल टाइम के अंदर में। मतलब एक हैवी करंट प्रोड्यूस होगा, और वही हैवी करंट के माध्यम से हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे डिवाइस है, हमारा सप्लाई कुछ अलग रहेगा और उसको ऑपरेट करने के लिए उसको करंट का अमाउंट कुछ अलग चाहिए रहेगा, और भी बहुत ज्यादा अमाउंट का चाहिए रहेगा। तो फिर हम ऐसा कैसा कर सकते हैं इसको, तो इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कैपेसिटर नामक एक डिवाइस बनाया, जिसमें हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को यूज किया कि एक बॉडी में चार्ज को जमा करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, वो मतलब एक बॉडी में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। और वो चार्ज स्टोर जो हो जाता है, हम चाहे तो उससे चार्ज को अचानक से वो ह्यूज अमाउंट में अचानक से वो चार्ज को क्या करेगा, एक ही बार में रिलीज कर सकता है। तो यही चीज को दिमाग में रखते हुए हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, नया डिवाइस डिजाइन किया, दैट इज योर कैपेसिटर। कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट और इट इज अ डिवाइस जो कि अपने में चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज अपने में स्टोर करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है, कि जो डिवाइस को डिजाइन किया गया है कि अपने में चार्ज को स्टोर करेगा, वही डिवाइस को बोला जाएगा कैपेसिटर। ओके, तो हमने सीखा कि कैपेसिटर एक्चुअल में काम क्या है। जब फोटोग्राफ हम खींचते हैं तो फोटोग्राफ के लिए अचानक से फ्लैश लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए बहुत हैवी करंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हम जो बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल में रहे या कैमरा में रहे, वो बैटरी बहुत ही कम करंट सप्लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक कैपेसिटर फिट कर देते हैं। तो जैसा कि वो क्या करते रहेगा, जैसे जब करंट पास करते रहेगा वहां से, तो कैपेसिटर फट से अपने में क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा। और जैसा भी हम फ्लैश लाइट का बटन ऑन करेंगे, अचानक से वो क्या करेगा, कैपेसिटर अपना सारा करंट को या अपना सारा
चार्ज को सडनली वायर में फ्लो करवा देगा, मतलब बहुत हैवी करंट आएगा जिससे फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। उसी प्रकार से और भी हमारे पास डिवाइस है जहां पे सडन करंट का बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि सप्लाई कुछ अलग कम रहता है।